हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवाऊंगा जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो दोस्तों याद रखना, सामाजिक और पथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखो, प्रस्तावना में सामाजिक अखंडता और पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल कर्तव्य जो 4 के क में है और अधिकरण जो 15 के क में है, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसे संविधान का लघु संविधान के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और भी महत्वपूर्ण अभ्यास है, जैसे देखो डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और यूएई के बीच राजस्थान में। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में आयोजित हुआ। सहयोग काईजिंग भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर आयोजित हुआ। खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है, मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है? मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ए। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बनाया गया था बंगाल का नवाब। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे या हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे मेरे दोस्तों। और जीत किसकी हुई थी? तो बंगाल के नवाब की दोस्तों हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी प्लासी की लड़ाई में। तो कई बार पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई जो है ये किस नदी के तट पे हुई थी? तो आप बताओ दोस्तों कि किस नदी के तट पे ये हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? देखो दोस्तों, अक्षांश रेखा की संख्या जो है वो है 181 और अक्षांश वृत्त की संख्या जो है वो 179 है। देखो दोस्तों, अक्षांश वृत्त की संख्या अब कम क्यों है? क्योंकि ध्रुव पर अक्षांश जो है ये वृत्त का निर्माण नहीं हो पाता है। तो प्रश्न आपसे क्या है कि अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर रेखा कौन सी है? तो दोस्तों आप ग्लोब देख रहे होंगे, जो बीच में खींचा हुआ है वही सबसे लंबी रेखा होगी। तो दोस्तों पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। को कौन सी रेखा? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मेरे प्यारे दोस्तों आप जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, विषुवत रेखा की जो कुल लंबाई है वो 40,075 किलोमीटर विषुवत रेखा की कुल लंबाई है। विषुवत रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। और ये जो दोस्तों रेखा है ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। यह कांगो नदी या जायरी नदी को 2 बार काटती है। दोस्तों यह 3 महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है और भूमध्य रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है।
इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों याद रखना, ज्ञान तो बुक पढ़ते हैं, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ज्ञान, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और भी कई सारे पुरस्कार दोस्तों हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में मिलता है, और ये कब से दिया जा रहा है? तो 1917 से दिया जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जा रहा है। कलिंग पुरस्कार मेरे दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से, मान बुकर पुरस्कार भी 1969 से ही दिया जा रहा है। मान बुकर साहित्य में मिलता है, जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जा रहा है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में 1992 से मिलता है। वाचस्पति पुरस्कार मेरे प्यारे लालियों, तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। मेरे दोस्तों यह पुरस्कार कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मैं आपके लिए जो यह सीरीज लेके आया हूँ दोस्तों, यह जो भी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसी का सीरीज है दोस्तों। तो ध्यान से आप दोस्तों पढ़ो, सुनो, और साथ साथ जो महत्वपूर्ण दोस्तों आपको चीजें याद नहीं है उसको नोट करो। नोबेल पुरस्कार दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिलता है 6 क्षेत्र में। कौन कौन से? तो साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति में और अर्थशास्त्र में। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है दोस्तों। यहां से एक और प्रश्न एग्जाम में पूछता है, देखो जब नोबेल पुरस्कार की दोस्तों स्थापना हुई थी उस समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में मिलता था। अर्थशास्त्र में उस समय नहीं मिलता था। अर्थशास्त्र में जो मिल रहा है दोस्तों वो 1969 से मिल रहा है। और मैंने 1969 से अभी 3 प्रश्न आपको बताए। मैंने पहला बताया आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, और अब मैं बताया कि अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से, और विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार भी मिलता है 1952 से। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से, बोरलोंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा में मिलता है, और धनवंतरी पुरस्कार भी मेरे लाल एवं लालियों चिकित्सा में ही मिलता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप टिक कर लोगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको लगभग सारे पुरस्कार जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण थे वो मैंने सभी आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। हड़प्पा की खोज जो की गई थी वो 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा की गई थी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। दोस्तों हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। और हड़प्पा से दोस्तों प्राप्त साक्ष्य जो मिले हैं वो उर्वरता की देवी का प्रमाण मिला है, स्वास्तिक चक्र का प्रमाण मिला है, गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है, और दफनाने का साक्ष्य मिला है। दोस्तों कब्रिस्तान का प्रमाण जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है, R37A कब्रिस्तान। दोस्तों तो हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। जरा आप बताओ कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये कौन से रिवर के किनारे है? इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को पद्मा नदी बहती है? दोस्तों किस देश में, निम्नलिखित में किस देश में पद्मा नदी बहती है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश में पद्मा नदी बहती है। पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश में बहती है पद्मा नदी। दोस्तों
देखो दोस्तों, पद्मा जो है ये गंगा का ही नाम पद्मा है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना रिवर के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देखो गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है ये निकलती कहां से है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। गंगा की लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर। गंगा की सहायक बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी है? कई बार पूछ लिया जाता है कि गंगा की सहायक बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। और दाएं तरफ से है यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा। देखो गंगा की सबसे बड़ी सहायक जो है ये यमुना है। देखो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसकी संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश के पास से भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में ये दोनों नदी गिर जाती है। गंगा भी गिरती है और ब्रह्मपुत्र भी गिरती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तुम निम्नलिखित में किस देश में पद्मा नदी बहती है, तो अब क्या बोलोगे? बांग्लादेश में बहती है पद्मा नदी मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चीन की शोक किसे कहा गया है? चीन की शोक नदी किसे कहा गया है, तो वांगहो नदी को चीन की शोक नदी के नाम से जानते हैं। भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भूटान में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और प्यारे लाल एवं लालियों, मैं लक्षद्वीप से आपको आज सभी प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप जो स्थित है ये अरब सागर में स्थित है और यह प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है द्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। लक्षद्वीप में जो कुल द्वीप है वो 36 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो लक्षद्वीप का है वो एंड्रोट द्वीप दोस्तों है। सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का कौन सा है? एंड्रोट। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो लक्षद्वीप का है उसका नाम है मेरे लाल एवं लालियों मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय दोस्तों। क्या नाम है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप हवाई अड्डा उगाती द्वीप पर स्थित। लक्षद्वीप हवाई अड्डा दोस्तों कौन से द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पर है उगाती द्वीप, यहीं पर स्थित है। पिटली द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप में है। पिटली द्वीप कहाँ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो लक्षद्वीप में है। और 8 डिग्री चैनल मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच क्या डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और कवारती और मिनिकॉय के बीच दोस्तों क्या डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। कवारती दोस्तों ये जो इमेज में दिख रहा है आपको ये है कवारती। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मालद्वीप जो दोस्तों है वो एशिया का सबसे छोटा देश है मालद्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप का संबंध है बास्केटबॉल से और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? तो दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों देखो, महत्वपूर्ण कप को जान लेते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप कहाँ है? तो दोस्तों पोलो से संबंधित है एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप। बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध है बास्केटबॉल से। बेसबॉल दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। नेटबॉल में होते हैं 7 खिलाड़ी दोस्तों। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? तो 5 होते हैं बास्केटबॉल में दोस्तों। और विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है।
अगला प्रश्न दोस्तों है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो दोस्तों याद रखना, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्येक वर्ष एक सैन्य अभ्यास होता है, संप्रीति सैन्य अभ्यास। बोगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही होता है। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दोस्तों दिया गया है। तो कब दिया गया है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो दोस्तों है ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। जरा मैप देख लो दोस्तों। दोस्तों देखो, ये अक्साई चीन का हिस्सा है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों है नुब्रा वैली। दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पर दोस्तों है नुब्रा घाटी, यहाँ पर है। और इस नुब्रा घाटी के उत्तर में दोस्तों, उत्तर में क्या है? तो सियाचिन। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? यहाँ दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? दोस्तों याद रखना, नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन ग्लेशियर, ये अक्साई चीन का हिस्सा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो याद रखना 1896 में दोस्तों 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम स्वामी। कौन थे दोस्तों? कांग्रेस के 1896 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन की? तो रहीमतुल्ला एम स्वामी कर रहे थे। इसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अगर मैं पूछूं कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? 1896 में। किस अधिवेशन में गाया गया था? तो क्या बोलोगे आप? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया मेरे दोस्तों? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1784 में लिखा था। यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों यह आनंद मठ में कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में यह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। वैसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे एलन एक्टिवन ह्यूम। दोस्तों ये जो एलन एक्टिवन ह्यूम थे, ये कहाँ के थे? ये भारतीय नहीं थे, ये स्कॉटलैंड के थे मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया और कालाजार। मलेरिया और कालाजार निम्नलिखित में किसके कारण से होता है? मलेरिया और कालाजार, तो याद रखना प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया और कालाजार। विषाणु के कारण होता है इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू बुखार, चेचक, चिकन पॉक्स और मम्प्स रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, टेटनस और टाइफाइड। और कवक के कारण दोस्तों दाग, खाद, खुजली सब कवक के कारण होता है। दाद, स्कैबीज, एथलीट फूड, ये सब कवक के कारण होने वाले रोग हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और मलेरिया और कालाजार किस कारण से होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। और भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला रेलवे बॉम्बे से थाने के बीच दोस्तों चला था। कब चला था ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि पहला रेल कब चलाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? रोपर। दोस्तों रोपर जो है ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, रोपर सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, कोटजीदी और चुनहोद्रो ये सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, लोथल है भोगवा नदी के किनारे और रोपर है किस नदी के किनारे? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, सतलज नदी के किनारे है रोपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 14 से 18 दोस्तों, तो 14 से 18 मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, समानता का अधिकार है 14 से 18। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, संस्कृति का अधिकार दोस्तों है 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में है। और इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये 32 में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद दोस्तों, तो इराक की राजधानी है बगदाद। किस देश की राजधानी है? बगदाद। तो इराक की राजधानी दोस्तों क्या है? तो बगदाद है। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। तो दोस्तों देखो, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो टाका है दोस्तों। क्या है मुद्रा? टाका। ये दोस्तों अब आगे देखते हैं, भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है न्यूट्रम। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है रुपया। म्यांमार की राजधानी है नई पैताव और यहाँ की करेंसी है कयात। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की करेंसी है रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफगान अफगानी। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनबिब्बी। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे और यहाँ की मुद्रा है रुपया। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ की मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और यहाँ की मुद्रा रुपया। बहरीन की राजधानी मनामा और मुद्रा है दिनार। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा है तुगरिक। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और मुद्रा है रिंगिट। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है रुपया। लेबनान की राजधानी बेरूत है और मुद्रा है पाउंड। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और मुद्रा है दिनार। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। और ये सभी देश एशिया के प्रमुख देश है। यहाँ के राजधानी और मुद्रा को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस कंटेंट को रेडी करने में दोस्तों बहुत ही समय लगता है। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों इसे लाइक और शेयर अवश्य किया करो। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची मेरे प्यारे दोस्तों कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। देखो, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन और संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में है संविधान संशोधन। देखो दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका अमेरिका के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान और उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, जनहित याचिका के जनक कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में।
आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राज्य के नीति तत्व जो आपका इसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक। दोस्तों राज्य के नीति तत्व जो है इसका वर्णन किस भाग में है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची का प्रावधान लिया गया है और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मेरे दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। आप इमेज देख के ही समझ गए होंगे दोस्तों, यही शहनाई है और इस शहनाई से संबंधित कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। देखो दोस्तों, शहनाई वाद्य यंत्र से दोस्तों बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, दयाशंकर जगन्नाथ संबंधित है, अली अहमद हुसैन खां जो है ये संबंधित है शहनाई वाद्य यंत्र से। संतूर से भजन सोपरी शिव कुमार शर्मा संबंधित है। वायलिन से एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर संगीता राजन, कुनकैरी बैद्यनाथ और टी एन कृष्णन संबंधित है वायलिन से। बीना से संबंधित है एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्ण भागवतार और बी दरोस्वामी अयंगर का संबंध है बीना वाद्य यंत्र से। उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां का संबंध रुद्र बीना से है। ठाकुर भीकम सिंह, पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह और टीबी गोपालकृष्णन का संबंध है मृदंग से। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? तो सारंगी वाद्य यंत्र से है उस्ताद बिंदु खां का संबंध। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये मैंने प्रमुख वाद्य यंत्र बताए, इसको सो रट लेना हर हाल में। ये एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बीएसएफ में भी दोस्तों पूछे गए हैं, लेकिन खास करके दोस्तों एसएससी एग्जाम में पूछ जाते हैं अधिकतर से। अभी आरपीएफ का दोस्तों एग्जाम आपका होगा, बीएसएफ का दोस्तों वैकेंसी आया हुआ उसका एग्जाम होगा। एसएससी में दोस्तों खास करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है, प्रमुख वादक और उसके वाद्य यंत्र। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम जलप्रपात से एक और प्रश्न याद रख लेना दोस्तों कि जलीय आयतन की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। वैसे भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो कुंचिकल झरना है जो बराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात जो शरावती नदी कर्नाटक में है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में है और वेनेजुएला में एक नेशनल पार्क है कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और भारत का सबसे ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात। चौड़ाई में सबसे बड़ा दोस्तों है जोग जलप्रपात जो शरावती नदी कर्नाटक में है और जलीय आयतन में शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर कर्नाटक। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। दूधसागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है दोस्तों। दूधसागर झरना किस नदी पर है? मांडोवी नदी पर गोवा में है। देखो, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा दोस्तों कहाँ है? नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। कपिल धारा को धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। होगेन ककल दोस्तों जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है झारखंड में। गौतम धारा है राढ़ू नदी पर झारखंड में। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। गोकक झरना गोकक नदी कर्नाटक। चुलिया झरना चंबल नदी राजस्थान। पुनासा झरना चंबल नदी राजस्थान। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड। डुडोमा जलप्रपात मचकुंड नदी ओडिशा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बहुत अधिक जानकारी दे रहा हूँ एक प्रश्न से, बहुत सारे बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो और गौर से सुनो और जो जानकारी आपको पता नहीं है उसको साथ साथ नोट भी करो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय के संदर्भ में भारतीय
मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं पहले। देखो, यह 82.1/2 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर रेखा। देखो दोस्तों, ये पहला विकल्प ही गलत है आपका। देखो, ये हमारा पृथ्वी है और याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों, देखो दोस्तों, ये हमारा दोस्तों पृथ्वी, और इस पृथ्वी में दोस्तों जो देशांतर रेखाएं हैं मेरे लाल एवं लाड़ियों, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, देशांतर रेखा की संख्या जो है वो 360 है। ये बीच वाला दोस्तों जो है ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके पूरब दोस्तों और इसके इधर पश्चिम है। पूरब में 180 रेखा है देशांतर की और पश्चिम में भी 180 रेखा देशांतर की है। इसी प्रकार से देशांतर रेखा की संख्या 360 है। और जो भारत दोस्तों है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत दोस्तों कहां पर है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है। भारत दोस्तों किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और यह भारत का मानक समय है जो दोस्तों पूरब में होगा, न कि उत्तर में होगा। तो पहला विकल्प जो आपका है ये गलत है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, भारतीय मानक समय सही है। तीसरा दोस्तों है, यह भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड से गुजरती है। दोस्तों ये विकल्प दोस्तों देखो 5 राज्य से गुजरती है, ये बात तो सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जहां पर झारखंड है यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों। तो दोस्तों ए और सी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों विकल्प जो है वो गलत है। ये सही कब होता, यहाँ पर दोस्तों उत्तर की जगह अगर पूरब होता तो ये सही हो जाता, और यहाँ पर झारखंड की जगह अगर आंध्र प्रदेश होता तो ये क्या होता, सही हो जाता दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीएमटी पर सुबह के 7 बज रहे हैं, तो 18 डिग्री पूरब जाने पर समय क्या होगा। जीएमटी पर कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो 18 डिग्री पूरब जाने पर समय क्या होगा, तो मेरे दोस्तों ऐसे इसका आंसर है 8:12। ये दोस्तों बना कैसे, देखो दोस्तों, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, 360 है, और मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी जो एक घूर्णन करती है वो 24 घंटे में करती है लगभग। तो दोस्तों जब 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है तो सभी देशांतर रेखा को पार करती है। तो 24 घंटे में कितने देशांतर रेखा को पार करती है, 360 रेखा को पार करती है। तो दोस्तों याद रखना, 1 घंटे में दोस्तों क्या करेगी, तो 1 घंटे में दोस्तों 15 लाइन को पार करेगी। दोस्तों कितने लाइन को पार करेगी, 15 लाइन को। तो एक लाइन को पार करने में जो समय लगेगा, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट समय लगेगा। तो 18 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा, 72 मिनट समय लगेगा दोस्तों। देखो 1 डिग्री, एक रेखा अगर पार करने में दोस्तों 4 मिनट लगता है, तो 18 रेखा पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 18 को 4 से गुना कर दो, 18 चौक 72 दोस्तों। तो दोस्तों 72 मिनट लगेगा। तो 72 मिनट बराबर दोस्तों कितना घंटा हो जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों देखो, जब हम पूरब जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, पूरब में जाने पर, और जीएमटी पर कितना बज रहा है, 7। तो जीएमटी से दोस्तों हम कितना आगे हैं, तो दोस्तों 1 घंटा 12 मिनट आगे है। तो दोस्तों 7 में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ देंगे तो 8 दोस्तों 8:12 दोस्तों हो जाएगा। तो जीएमटी पर समय क्या हो जाएगा, 8:12 समय हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितना समय हो जाएगा, 8:12 मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करिए। देखो दोस्तों, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सी रेखाएं हैं, तो याद रखना ये है आपका विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों। और अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 181 है। और यहाँ क्या बोल रहा है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोस्तों। माना कि दोस्तों ये जो रेखा यहाँ पर एक होगा, ये मानो कि 30 डिग्री रेखा है, और इसके ऊपर दोस्तों ये 35 डिग्री रेखा है, और ऊपर में उत्तर है, नीचे में क्या है, दक्षिण है। दक्षिण के बारे में भी दोस्तों बोला है, देखो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दोनों के बारे में बोला है। तो नीचे दोस्तों ये देख लो, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 35 डिग्री। माना दोस्तों, माना कि ये हो जाएगा आपका दोस्तों 30 डिग्री और एक हो जाएगा आपका 35 डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश बोलते हैं। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश बोलते हैं। इस दोनों के बीच के क्षेत्र, अश्व अक्षांश दोस्तों होता क्या है, तो अश्व अक्षांश दोस्तों जहां पर हवा की गति मंद होती है,
हवा की गति मंद होती है, जलवायु का थोड़ा कम अभाव होता है, इसे दोस्तों अस्वच्छांश कहते हैं। अब अस्वच्छांश क्यों नाम पड़ा? तो प्राचीन काल में जब व्यापारी जल मार्ग के द्वारा यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ पर दोस्तों नाव संचालन में कठिनाई होती थी, तो घोड़े से लदा हुआ दोस्तों जहाज था, जलयान था, उससे घोड़े को पानी में फेंक देते, उसी समय से इस क्षेत्र का नाम अस्वच्छांश पड़ गया। तो हमारा दोस्तों ए विकल्प जो दिया गया है वो क्या है? सही है। देखो यह आर्कटिक वृत्त दोस्तों यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। दोस्तों सही है कि आर्कटिक वृत्त ऊपर में दोस्तों 66.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और आर्कटिक वृत्त यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। आर्कटिक वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से भी गुजरती है। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन किस महादेश के प्रमुख निवासी है? तो रेड इंडियन दोस्तों उत्तरी अमेरिका के प्रमुख निवासी को कहा जाता है रेड इंडियन। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, उत्तरी अमेरिका में प्रमुख रूप से 3 निवासी हैं, रेड इंडियन, एन्यूट और एस्कीमो। कौन कौन से हैं? रेड इंडियन, एन्यूट और एस्कीमो। दोस्तों ये तीनों जो मूल निवासी हैं ये उत्तरी अमेरिका के। एस्कीमो से दोस्तों प्रश्न बनता है कि एस्कीमो का जो घर होता है ना, ये बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। किसे क्या क्या कहते हैं? उसे इग्लू कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका से मेरे दोस्तों और भी प्रश्न बनते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कुल देश जो है ये 29 है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं और ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा महादेश है, ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा महादेश है जहां कोई स्थलुद्र देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी दोस्तों स्थलुद्र देश नहीं है और इसकी खोज कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1492 को। कब किया गया था? 1492 को कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कोलंबस दोस्तों कहाँ के निवासी थे? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शहर दोस्तों कागज उद्योग के लिए, किसके लिए दोस्तों? तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? तो मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल दोस्तों कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में है। कहां पर है मॉन्ट्रियल? मॉन्ट्रियल है दोस्तों कनाडा में। टेड्रॉइड दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखो, टेड्रॉइड जो दोस्तों है टेड्रॉइड, ये कहां पर है? ये अमेरिका में है। और टेड्रॉइड आपका ये कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टेड्रॉइड किस लिए प्रसिद्ध है? तो कार उद्योग के लिए दोस्तों टेड्रॉइड प्रसिद्ध है। फिर से बोल दे रहा हूं मैं, मॉन्ट्रियल दोस्तों कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और टेड्रॉइड दोस्तों आपका है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कार उद्योग के लिए, अमेरिका में। ऑप्शन सी देखो, विनिपेग। विनिपेग मेरे लाल एवं लालियो, इसे गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है विनिपेग। विनिपेग जो है ये गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है और विनिपेग कहाँ है? तो कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में। एरिजोना, सी नंबर, डी नंबर देखो ऑप्शन डी नंबर में, एरिजोना। एरिजोना अमेरिका में है और ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एरिजोना मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। टेड्रॉइड है कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। मॉन्ट्रियल जो आपका है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? विनिपेग जो दोस्तों आपका है इसे गेहूं की मंडी के नाम जानते हैं। विनिपेग को क्या बोलते हैं? गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है विनिपेग मेरे दोस्तों। और याद रखना एरिजोना दोस्तों ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एरिजोना। इसलिए प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एरिजोना मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हामुर्ज जल संधि फारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? हामुर्ज जल संधि मेरे प्यारे लाल एवं लालियो ये फारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? हामुर्ज जल संधि, तो याद रखना ओमान की खाड़ी से। हामुर्ज जल संधि मेरे दोस्तों फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हामुर्ज जल संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काहिरा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो ये किस नदी के किनारे है? काहिरा, तो काहिरा जो है ये नील नदी किनारे है। काहिरा किस रिवर किनारे है? नील नदी के किनारे है और काहिरा है मिस्र की राजधानी। दोस्तों नील नदी का देन मिस्र को कहा गया है और नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी जो अफ्रीका में बहती है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये गिरती है भूमध्य सागर में। अब दोस्तों अफ्रीका में 3 जनजाति प्रमुख रूप से, एक है बूशमैन, दूसरा है पिग्मी और तीसरा है तुआरेग। कौन सा दोस्तों? बूशमैन, पिग्मी और तुआरेग। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात मेरे प्यारे लाल एवं लालियो ये किस रिवर पर है? तो जैम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। इसका आंसर हो जाएगा डी,
किस नदी पर है? ज़ेम्बेजी नदी पर। ऑप्शन सी देखो दोस्तों, यांगसी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी टीक्यांग नदी दोस्तों, इसे यांगसी भी कहते हैं। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और कांगो नदी दोस्तों याद रखें, कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी पर स्टैनली जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात? तो स्टैनली जलप्रपात। अच्छा, लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है दोस्तों लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगला प्रश्न, सुएज नहर का निर्माण किस देश ने किया था? तो मिस्र के द्वारा करवाया गया था सुएज नहर का निर्माण। कब? 1869 में। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 26 जुलाई 1956 को हुआ था। इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर जो है ये सुएज नहर है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? जरा आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मैंने तुरंत बताया आपको। अगला प्रश्न है, किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी टाउ बकल है? टाउ बकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की है। हिमालय की दोस्तों कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट चोटी जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और टाउ बकल जो है ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, टाउ बकल मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश का चेको का मैदान कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध अर्जेंटीना का चेको का मैदान है। अर्जेंटीना का चेको का मैदान जो है ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई 4 जुलाई 1975 को। कब हुई? 4 जुलाई 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। कौन है? सत्या नडेला। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई। और 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपोलो 8 चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था? अपोलो 8 चंद्र मिशन दोस्तों 21 दिसंबर 1968 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया। और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया। चंद्रयान थर्ड जो दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर गया था और जहां पर यह उतरा उस जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 दोस्तों क्रैश हो गया था, तो जहां पर यह क्रैश हुआ था उस जगह का नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में दोस्तों आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो बाकर कप का संबंध गोल्फ से है, सही है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। और डनहिल कप का संबंध बैडमिंटन से दोस्तों गलत है। तो आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि डनहिल कप का संबंध किस खेल से है। जब मैं दोस्तों वीडियो ये स्टार्ट किया था उसी समय मैंने बताया था आपको कि डनहिल कप का संबंध किस खेल से है। तो आप बताओ दोस्तों इसका जवाब कि डनहिल कप का संबंध किस खेल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र मेरे लाली एवं लाली। और लखनऊ जो दोस्तों है ये गोमती रिवर के किनारे है। और वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। और अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। लखनऊ दोस्तों, लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, लखनऊ को बोलते हैं। और लखनऊ में ही दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी दोस्तों, वाराणसी को में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये वाराणसी में है। और वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का भी मुख्यालय है। कानपुर दोस्तों गंगा रिवर के किनारे है। और कानपुर को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है? तो कानपुर में है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया गया, सही दोस्तों है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये सही है। अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय काट के राष्ट्रीय कर दिया जाए तो राष्ट्रीय जो होगा आपका ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सभी विकल्प सही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। सभी विकल्प सत्य हैं। अगले प्रश्न दोस्तों देखो, विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, फादर्स डे दोस्तों 16 जून को मनाया जाता है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून और विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? तो 21 जून को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस देश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा दोस्तों याद रखना, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में। कहाँ पर है नाथुला दर्रा? तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा स्थित मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों महत्वपूर्ण दर्रे, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दोस्तों, रोहतांग और बारालाचा दर्रा उत्तराखंड में है। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दोस्तों कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है। सॉरी दोस्तों, सिपकिला, रोहतांग और हिमाचल प्रदेश कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। मैंने गलती से उत्तराखंड बोल दिया, सही कर लेना। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है और नीति दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है और इसी दर्रे के पास से, यांग्याप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों संगेस्तर झील जो आपका है ये अरुणाचल प्रदेश में है, न कि आपका राजस्थान में है। सांबर झील, डिडवाना झील और पिछौला झील ये तीनों राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। देखो झील, तो बेम्बांड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, चिल्का झील ओडिशा में है, डिडवाना झील राजस्थान में है, सांबर झील राजस्थान में है, उदय सागर झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, डल झील जम्मू कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, रूपकुंड झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपताल उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड में है दोस्तों। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कांवर झील बिहार में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और हुसैन सागर झील तेलंगाना में है दोस्तों। तेलंगाना के दोस्तों राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है हुसैन सागर झील। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगला प्रश्न दोस्तों है, श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत दोस्तों। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इटली में G7 समिट हुआ है, तो इटली के राष्ट्रपति कौन है? हाल ही में इटली में G7 समिट हुआ है, तो इटली के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो याद रखना इटली के राष्ट्रपति जो है वो सर्जियो मोट्रेला है, जबकि इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैंने राष्ट्रपति पूछा है, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मोट्रेला, जबकि प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। देखो दोस्तों G7 में सदस्य कौन कौन से हैं? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इटली में हुआ जी समिट, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मोट्रेला और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है और करेंसी क्या है यहाँ की? तो यूरो है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोगवे है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओपरे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मानोगोवा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोच हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों याद रखना भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू।
मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्यसभा 3 और लोकसभा 5 है? तो राज्यसभा 3 और लोकसभा 5 दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में आपका है राज्यसभा 3 और लोकसभा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना 5 है मेरे दोस्तों। कितना है? 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, असम में दोस्तों कितना है? राज्यसभा 7 है और लोकसभा कितना है? तो 14 है। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा आपका दोस्तों कितना है? तो 13 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है, याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो तेलंगाना में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? अगला प्रश्न है, घरों की कीमत में सर्वाधिक महंगा शहर कौन है? तो मनीला है सर्वाधिक महंगा शहर, टोक्यो दूसरे स्थान पर, मुंबई जो है ये तीसरे स्थान पर है और दिल्ली जो है ये 5वें स्थान पर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की ने अमेरिका से 40 F-16 खरीदने पर समझौता किया है। तो तुर्की की मुद्रा क्या है दोस्तों? तुर्की की मुद्रा जो है ये लीरा है। किसका क्या है? तो लीरा दोस्तों। देखो, रूस की मुद्रा है रशियन रूबल, हर्विनिया जो है ये यूक्रेन की मुद्रा हर्विनिया है, और कोरोना किस देश की मुद्रा है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो, तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तुर्की की जो करेंसी है वो तुर्किश लीरा है। तुर्की ने 40 नए F-16 जेट खरीदने और 79 मौजूदा विमानों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ $23 बिलियन का सौदा किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि, और मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है तमिलनाडु में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और पिलभित नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में बोरीबिली नेशनल पार्क है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मई महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो गुडाकेश मोती को दिया गया है मई महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लेते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया और पर्थ और बिसबर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं जरा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, किस ग्रह के एक गड्ढे का नाम मुर्सन क्रेटर रखा गया है? तो मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम रखा गया है मुर्सन क्रेटर, और मंगल ग्रह का रंग दोस्तों लाल है। लाल आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण मंगल ग्रह का रंग क्या है? लाल। बुध दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, और शनि काला ग्रह के नाम से शनि को जानते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कुवैत की बिल्डिंग में लगी आग से भारतीयों की मदद और शवों को वापस लाने के लिए कुवैत किसे भेजा गया है? तो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। किसे भेजा गया है? कीर्तिवर्धन सिंह को मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें मैंने आपको 50 दोस्तों ऑब्जेक्टिव करवाए और उसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने वो सारे मैंने आपको करवाई। तो यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।